अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर टूट गया है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर बंद हो जाएगा? अमेरिका और ईरान की जिद ने उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। उम्मीद तो ये थी कि अगले 100 दिनों से समंदर में फंसे 6000 नाविक अब अपने घर लौट सकेंगे। खाड़ी में फंसा तेल अब बाहर आ जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच फाइनल डील हो जाएगी। लेकिन डील के ऐलान की जगह सुनाई दे रही है धमाकों की गूंज और ट्रंप का एक बयान, सीज फायर खत्म हो चुका है। तो क्या ये अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग की शुरुआत है? अगर ऐसा है तो इस बार ये लड़ाई कहां तक जाएगी? नमस्ते, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the talented photographer, the world comes together at Sharda University. ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान के साथ सीज फायर खत्म हो गया है। नेटो समिट के लिए तुर्की पहुंचे ट्रंप से एक रिपोर्टर ने सवाल किया, क्या सीज फायर टूट चुका है? क्या अब एमओयू के कोई मायने नहीं है? इस पर ट्रंप ने कहा, मेरे लिए ये खत्म हो गया है। मैं उन नीच लोगों से अब और बात नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। वो घटिया लोग हैं। जानते हो घटिया लोग कैसे होते हैं? वो वैसे ही हैं, बेकार मानसिकता वाले, क्रूर और हिंसक। ट्रंप के बयान पर ईरान का जवाब भी आया। ईरान की सेना ने कहा कि जो भी देश अमेरिका को हमले में मदद करेगा वो हमारे निशाने पर होगा। लेकिन कल तक जो ट्रंप डील की, नेगोशिएशंस की और एमओयू की बातें कर रहे थे, वो आज अचानक से सीज फायर खत्म करने पर कैसे आ गए? इसके लिए आपको इस हफ्ते क्या क्या हुआ ये समझना होगा। चिंगारी लगी 6 जुलाई को। यूके के शिपिंग मॉनिटरिंग एजेंसी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने इस दिन बताया कि ओमान के तट के पास दक्षिण की ओर जा रहे एक टैंकर पर हमला हुआ। हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। बताया गया कि यह जहाज कतर की एलएनजी कंपनी का गैस टैंकर अल रिकायत था। आग जहाज के इंजन रूम में लगी थी। कुछ ही घंटों बाद एक और दूसरा हमला हुआ। इस बार निशाना बना सऊदी अरब का सुपर टैंकर वेदयान। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इस जहाज पर ईरानी मिसाइलों से हमला किया गया था। दोनों जहाज़ों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि जहाज पर मौजूद जो क्रू था वो सुरक्षित था। फिर हुआ तीसरा हमला। पहले 2 हमलों के एक दिन के भीतर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे एक और कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। ऐसे तो ईरान ने आधिकारिक तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान की सरकारी टीवी ने जरूर कहा कि एक टैंकर ने ईरानी नौसेना की चेतावनी के बावजूद उस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया था जिसे ईरान ने बंद कर रखा था। जब ये सब कुछ हो रहा था तब ट्रंप नेटो समिट के लिए तुर्की आए हुए थे। एक अमेरिकी अधिकारी की माने तो ट्रंप ने मौके पर ही मीटिंग बुला ली। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ, वित्त विभाग देखने वाले स्कॉट बेसेंट और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन इसमें शामिल हुए। मीटिंग के आखिर में उन्होंने ईरान पर हमले का आदेश दे दिया। इसके बाद 7 जुलाई की रात अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान में 80 ठिकानों पर बम बरसाए। इसमें ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स, ड्रोन लॉन्च करने वाले साइट्स, मिसाइल समेत हॉर्मुज में 60 से ज्यादा नावों को निशाना बनाया गया। जिन 3 जगहों पर सबसे ज्यादा हमले हुए थे वो थे सिरिक, केश्म और बंदर अब्बास। लेकिन यही 3 क्यों? इसके लिए नक्शा देखिए। ईरान की ये तीनों जगहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द हैं। सिरिक शहर से ईरान समुद्र में आने जाने वाले जहाज़ों और मिलिट्री एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है। केश्म फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। ये ईरान की समुद्री सुरक्षा और हॉर्मुज की निगरानी के लिए बेहद अहम है। और बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा पोर्ट और नौसैनिक अड्डा। इसके अलावा ईरान के खार्ग आइलैंड और पोर्ट सिटी बुशहर में भी बम धमाके हुए। यानी कुल मिलाकर अमेरिका ने ईरान पर इस तरह से हमला किया कि उसकी नौसैनिक क्षमता कम हो जाए और वो हॉर्मुज में जहाज़ों पर हमला न कर सके। लेकिन ईरान ने भी जवाबी हमले में कोई देरी नहीं की। 8 जुलाई की सुबह उसने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर बमबारी की। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने अमेरिका के करीब 85 ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन के पोर्ट सलमान में मौजूद अमेरिकी नौसेना की 5th फ्लीट, शेख ईसा एयरबेस और कुवैत का अली अल सेलिम एयरबेस शामिल है।
ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने दावा किया कि उसने अमेरिका का एक MQ-9 ड्रोन भी मार गिराया। हालांकि पेंटागन ने अब तक अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले या किसी भी नुकसान की पुष्टि नहीं की है। हमले के बाद बहरीन ने एयर डिफेंस सायरन बजने लगे। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें और 13 ड्रोन्स मार गिराए। कतर ने भी बहरीन और कुवैत पर ईरानी हमलों की निंदा की। कतर के विदेश मंत्रालय ने इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ साथ बहरीन और कुवैत की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया। उधर ईरान ने अमेरिका पर सीजफायर का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ईरान के संसद के अध्यक्ष और टॉप नेगोशिएटर मोहम्मद बाघिर गालिबाफ ने कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की तरफ से लागू किए गए नए नियमों का उल्लंघन हुआ है। अमेरिका ने हमें आगे भी हमला करने की धमकियां दी हैं। ईरानी तेल पर फिर से प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई है। ये सब सीजफायर का उल्लंघन है, लेकिन दबाव और धमकियों का दौर अब खत्म हो चुका है। हम झुकने वालों में नहीं हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जंग खत्म करने के लिए साइन हुए इस्लामाबाद MOU को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। ऐसे तो सीजफायर अप्रैल की शुरुआत से ही लागू हो गया था, लेकिन इस दौरान भी दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला करने और सीजफायर तोड़ने के आरोप लगाते रहे। हमले के वीडियो आपने और हमने सबने देखे थे। ट्रंप के बयान को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि मेरे लिए तो सीजफायर खत्म हो गया है, लेकिन दोनों देशों की टीमें चाहें तो बातचीत जारी रख सकती हैं। यानी उम्मीद का दिया अभी पूरी तरह नहीं बुझा है। MOU साइन होने के बाद भी ट्रंप कई बार ईरान को हमले की धमकी देते रहे हैं। हालांकि अब तक ये सिर्फ धमकियां थी, जमीन पर बमबारी नहीं शुरू हुई थी। लेकिन अब ताज़ा हमलों के बाद सीजफायर टूटने का डर बढ़ गया है और इस डर का असर भी लगातार दिख रहा है। सबसे बड़ा असर तेल के दामों पर दिखा है। ट्रंप के सीजफायर खत्म वाले बयान के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल करीब 6% बढ़कर $78 प्रति बैरल पहुंच गया। सेंसेक्स में भी 20 मिनट में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर टूट जाएगा? क्या यह ईरान जंग 2.0 की शुरुआत है? जानकारों से समझते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई नई जंग शुरू नहीं हो रही है। ट्रंप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। उनका मिड टर्म इलेक्शन आने वाला है नवंबर में। ये हो रहा है कि ईरान कंट्रोल रखना चाहता है हॉर्मुज के ऊपर और अमेरिका उससे छीनना चाहता है। अमेरिका बोल रहा है शिप से कि तुम ओमान के पास से गुजरो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। ईरान ये नहीं चाहता। ईरान चाहता है कि शिप जो है वो ईरान के कोस्ट के पास से गुजरे हॉर्मुज में। बीच का जो है वो वैसे भी लोग जाना नहीं चाहते, क्योंकि कुछ वहाँ पे डाउट है कि वहाँ शायद माइन हो चुका है, वो वहाँ पे सुरंगें लगी हुई हैं शायद। तो ईरान जो है वो जानता है कि उसका एक ही इस वक्त लेवरेज है, एक ही ट्रम्प कार्ड है, वो है हॉर्मुज। तो वो उसको खोना नहीं चाहता और अमेरिका चाहता है कि वो उसको छीन ले उससे। तो ईरान ने दिखाया कि देखो, अगर कोई जहाज वहां से जाएगा अमेरिका के कहने पे ओमान के पास से, तो हम उस पर हमला करेंगे। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो बताए हुए रास्ता है उसी से जाएं, ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। ट्रम्प की किसी बात पे भी यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि वो अक्सर जो कहते हैं वो करते नहीं। तो ये कि वो हमला करेंगे आज रात पे, मुझे तो लगता नहीं। और अगर कर भी देंगे तो फिर ईरान वापस हमला कर देगा और फिर ट्रम्प ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प अफोर्ड कर नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अभी ऑलरेडी तेल फिर से बढ़ के 80 पे आ गया $1 पे, और स्टॉक मार्केट भी गिर गया अमेरिका का। ट्रम्प की नज़र दोनों पे होती है हर वक्त, स्टॉक मार्केट पे भी और तेल की कीमत पे भी। और नवंबर में इलेक्शन भी है। अब इलेक्शन के बाद हो सकता है वो कुछ कोशिश करें थोड़ा बहुत और ज़्यादा करने की, पर वो भी मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि तब तक हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी हार जाए इलेक्शन और उनके कांग्रेस और सेनेट में डेमोक्रेट्स आ जाएं। तो मुझे तो लग नहीं रहा कि वो ये बढ़ने वाला है, और दोनों साइडें थकी हुई हैं। एक तरफ तो अमेरिका ईरान पर हमले करके दबाव बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसने आर्थिक तौर पर भी ईरान पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने 7 जुलाई को ईरानी तेल की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली। आपको ध्यान न हो तो बता दें कि 17 जून के दिन अमेरिका और ईरान के बीच MOU साइन होने के बाद हॉर्मुज को दोबारा खोलने पर सहमति बनी थी। इसके बदले अमेरिकी ट्रेजरी ने 21 अगस्त तक ईरानी तेल पर लगी पाबंदियों में छूट दे दी थी। छूट के तहत अमेरिका ईरान का कच्चा तेल और रिफाइंड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकता था। ध्यान दें, सिर्फ अमेरिका इंपोर्ट्स कर सकता था, बाकी जो सैंक्शन थे वो नहीं हटे थे।
साथ ही उसे डॉलर में इसका बिल भरने की भी इजाज़त मिल गई थी। लेकिन अब ये छूट 17 जुलाई को ही खत्म कर दी जाएगी। समझौते के तहत ईरान ने वादा किया था कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, लेकिन बाद में उसने कहा कि सभी जहाज़ों को हॉर्मुज के उत्तरी हिस्से से निकलना होगा, यानी वो इलाका जो ईरान के कंट्रोल में है। जो दक्षिणी हिस्सा है वो ओमान से सटता है, ओमान के कंट्रोल में कहा जाता है। ईरान ने यह भी कहा कि हॉर्मुज से निकलने वाले सभी जहाज़ों को उसके अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट करना होगा। इसी कड़ी में 8 जुलाई को हॉर्मुज स्ट्रेट के ओमानी रास्ते से गुजर रहे 20 लाख बैरल कच्चा तेल वाले भारतीय तेल टैंकर लीला वादिनार को वापस लौटा दिया गया। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड रेडियो संदेशों के जरिए ओमानी रास्ते का इस्तेमाल करने वाले जहाज़ों को चेतावनी दे रही है। उन्हें ओमान वाले रास्तों की बजाय ईरान की तरफ से तय किए गए समुद्री रास्ते से गुजरने का निर्देश दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका ईरान समझौते के बाद हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही धीरे धीरे बढ़ रही है। शिपिंग एनालिस्ट लॉयस लिस्ट की माने तो पिछले एक हफ्ते में हॉर्मुज से होकर 211 जहाज़ गुजरे हैं, लेकिन अब भी ये संख्या युद्ध से पहले वाले स्तर से काफ़ी कम है। तब हर दिन करीब 138 जहाज़ इस स्ट्रेट से गुजरते थे और अभी मोटा माटी 30 जहाज़ के आसपास ही एक दिन में पास हो पा रहे हैं। अब तनाव बढ़ने के बाद एक बार फिर से जहाज़ों की आवाजाही रुक सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव ने जहाज़ ऑपरेटर्स से अपील की है कि वे फिलहाल हॉर्मुज से अपने जहाज़ों को न भेजें। ऐसा करने से फारस की खाड़ी में फंसे लगभग 6000 नाविकों की जान खतरे में पड़ सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या अब हमलों के बाद एक बार फिर से हॉर्मुज के रास्ते तेल की सप्लाई रुक जाएगी? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स को सुनिए। अगर ये खिंच गया तो बिल्कुल दिक्कत आएगी, और हिंदुस्तान तो 80% ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है ऑयल, तो वो तो उस पर दिक्कत आएगी, वो तो नॉर्मल है। पर मुझे लग नहीं रहा कि ये खिंचेगा, और मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई समझौता हो जाएगा। और हिंदुस्तान यानी भारत अपना क्यों ना ईरान के साथ कोई मुआहदा कर ले, और ईरान की बात कह रहा है ईरान जहाँ से निकालो वहीं से निकाल ले। हमारा क्या जा रहा है? हमारा कौन सा ऐसा खास सगा रिश्ता है अमेरिका के साथ कि हम अमेरिका की बात हर चीज़ में माने? अगर ईरान कह रहा है तो वहीं से निकाल लें, हमारे लिए तो सेफ है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान के लिए कोई दिक्कतें बढ़ने वाली हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी रही, पर छोटी मुठभेड़ है, अगर हुई भी तो हफ्ता 2 हफ्ते की और है, उतना ज़्यादा दम है नहीं दोनों तरफ। मिडिल ईस्ट में हो रहे इस डेवलपमेंट पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। तुर्की में चल रहे नेटो समिट में यूरोपीय देश तैयारी करके आए थे कि भड़के ट्रंप को थोड़ा मनाने की कोशिश करेंगे। समिट शुरू होते ही अरबों डॉलर्स के हथियार डील्स का ऐलान किया जाएगा, लेकिन ट्रंप मानो मूड बना के ही आए थे कि यूरोप के देशों को चुन चुन कर निशाने पर लेंगे, उनसे बदला लेंगे। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर फिर से दावा ठोका, बल्कि यूरोप से सेना हटाने तक की धमकी दे दी। यहाँ तक कि स्पेन के साथ सभी ट्रेड रिलेशंस खत्म करने की भी चेतावनी दी है। ट्रंप सबसे ज्यादा इस बात से भड़के हुए थे कि ईरान के खिलाफ जंग में यूरोपीय देशों ने उनकी मदद नहीं की, खासकर स्पेन और यूके जैसे देशों पर, जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में या तो अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया था या फिर हिचकिचाहट दिखाई थी। ट्रंप ने स्पेन को नेटो का बेहद खराब पार्टनर बताया। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी नाराजगी जताई, कहा कि ग्रीनलैंड के मामले में नेटो ने जो अब तक किया है उससे वो बेहद खफा है। ट्रंप ने आगे कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है, डेनमार्क के लिए वो उतना ज़रूरी नहीं है। ट्रंप के दावे पर डेनमार्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, कहा कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, यानी ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। नेटो के प्रमुख मार्क रुटे ने ट्रंप और यूरोप के बीच तल्खियां कम करने की कोशिश ज़रूर की, कहा कि ट्रंप की अपील पर यूरोप के देशों ने मिलिट्री पर खर्च बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि स्पेन ने भी मिलिट्री बजट को जीडीपी के 2% तक बढ़ाया है। लेकिन ट्रंप ने बार बार यही कहा कि वो नेटो से बेहद नाखुश हैं। अब ट्रंप के तेवर और ग्रीनलैंड पर नए सिरे से दावा ठोकने पर यूरोप के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। चुनौती नेटो की एकजुटता के लिए भी है, जो ट्रंप की लगातार धमकियों से कमजोर हो रहा है। अगली खबर, इंडोनेशिया का 3 दिन का दौरा पूरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ वो 8 से 10 जुलाई के बीच रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ एनुअल लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम की यात्रा के दौरान
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस, मैरीटाइम सिक्योरिटी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स में अहम समझौते हो सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी CECA पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले ही अंतरिम व्यापार समझौता ECTA लागू है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे, जो उनके 3 देशों के दौरे का आखिरी पड़ाव होगा। अगली खबर, पाकिस्तान का एक कार्गो विमान बीच हवा में अचानक से गायब हो गया। विमान मंगलवार 7 जुलाई को UAE के शारजाह से कराची जाने के लिए निकला था। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक रात में करीब 9:20 पर जब विमान अरब सागर के ऊपर उड़ रहा था, तभी अचानक तेजी से नीचे की तरफ आया। फिर उसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से विमान का संपर्क टूट गया। तब से प्लेन और उनमें सवार 5 क्रू मेंबर्स की कोई भी खोज खबर नहीं मिल पाई है। आशंका यही है कि विमान अरब सागर में क्रैश हो गया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से पता चला है कि हवा में उड़ते उड़ते विमान अचानक 5000 फीट से भी नीचे आ गया। उसके बाद 6000 फीट ऊपर भी गया, लेकिन फिर 36000 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरने लगा। आखिरी बार लगभग 11000 फीट की ऊंचाई पर विमान को ट्रेस किया गया। उसके बाद से प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला है। फिलहाल विमान को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी नेवी के जहाज और विमान इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। मास्टर जी इन द न्यूज रूम में मैं अवध ओझा लेकर आ रहा हूं इतिहास की रोचक कहानियां। देखते रहिए ललन टॉप।